हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था। एस एन का फार्मूला फाइंड आउट किया था, ठीक है। और उसमें जो मैंने प्रोसेस बताया था कि जो एस एन निकालने का जो प्रोसेस है उसमें दो प्रोसेस बताए थे। एक तो रिवर्सिंग टेक्निक्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा मैंने बताया था कि जो अलजेब्रा ऑफ समेशन है, अलजेब्रा ऑफ समेशन आपने अभी ऑलरेडी पढ़ लिया है। उसमें आपने उसको जो डेरिवेशन निकाला था एस एन का, उसमें मैंने अलजेब्रा ऑफ समेशंस के प्रॉपर्टीज भी बताई थी और उससे प्रूफ कर दिया था कि एस एन कैसे निकालते, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो लास्ट लेक्चर और ये आज हम उसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो कम्प्लीटली एडवांस लेवल का लेक्चर आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके ऊपर प्रॉब्लम्स एंट्रेंस में आते हैं, एडवांस में इसका प्रॉब्लम तो आता ही है, ठीक है। तो मैं हूँ आपका मेंटर राजेश नाग दिवे, और अब हम डिस्कस करते हैं आज के वीडियोस के बारे में, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एसएन के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और सारे प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि मैंने बोला है कि ये टॉपिक एक क्वेश्चन लेता है एडवांस के लिए, और फिर एमएससीईटी और जेई मेंस तो उसमें भी इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? फाइंड द सम ऑफ द इंटीजर्स बिटवीन 1 and 200, ठीक है। 1 and 200, बिटवीन 1 and 200, which are multiple of 3, multiple of 7, multiple of 3 and 7, multiple of 3 और 7। तो आपको ये दोनों चीजों को ज्यादा देखना है, इंपॉर्टेंट है ये। मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है, ये तो आसान नॉर्मल क्वेश्चन है। और फिर ये है मल्टीपल ऑफ 3 and 7, मल्टीपल ऑफ 3 और 7। तो अगर आप ये लास्ट के टू क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे सेट थ्योरी का यूज है, करेक्ट है कि नहीं? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेट थ्योरी को यहाँ पे यूज करेंगे तो आपको वो और एंड वाला जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखो, मल्टीपल ऑफ 3, तो यहाँ 3 से स्टार्ट होगा, फिर 6, फिर 9 और ऐसे चलेगा। और 200 के पहले आपका कौन सा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है, ठीक है। हाँ, तो 199 नहीं होगा, 198 होगा। तो 369 अप टू 198 इतने नंबर ऐसे हैं जो 3 के मल्टीपल्स है, जो बिटवीन 1 and 200 है। बस हो गया। तो अब ये टोटल नंबर्स कितने हैं इसको सॉल्व कर देखना है। तो देखो, 198 इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये कैसे है? ये 198 कौन सा नंबर है, कौन सा टर्म है, उसको हम चेकआउट कर रहे हैं, ठीक है। तो 198 इज इक्वल टू 3 प्लस n-1 इंटू 3, ठीक है सर। ये 195 हो जाएगा। 195 को 3 से डिवाइड करेंगे तो n-1 आ जाएगा। 195 डिवाइडेड बाई 3, 65। तो n मिल गया आपका 66, ये हो गया n, ठीक है। तो n की वैल्यू तो मिल गई। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 66 है, करेक्ट है। जिसमें फर्स्ट टर्म 3 है, लास्ट टर्म 198 है। तो कैन वी फाइंड आउट द सम नाउ ऑफ दिस 66 टर्म। अब ये 66 टर्म है, इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ, S66 से रिप्रेजेंट करता हूँ। किससे रिप्रेजेंट करता हूँ? S66, ये रिप्रेजेंटेशन है मेरा। तो ये क्या हो जाएगा, 66/2 a प्लस लास्ट टर्म, a लास्ट टर्म मतलब 3, लास्ट टर्म 198, और अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो आपको आंसर आ जाएगा। और ये कैलकुलेट करने पर आंसर आता है 6633, ये आंसर आ गया 6633। तो ये तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, 10th लेवल का कोई इश्यू नहीं है। आपको इस क्वेश्चन से, इसके जनरल के जो क्वेश्चंस बोर्ड लेवल के होते हैं, 10th के हो बोलो या 11th के हो, वो वाला क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाता है, ठीक है। एस एन का फॉर्मूला क्या आया? n/2 a प्लस l, इसको यूज किया है। 3 से मल्टीपल्स की जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज है वो ये है,
पर यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने नहीं मालूम, तो 198 एक जनरल टर्म लेके फॉर्मूला लगा दिया a प्लस एन माइनस वन इंटू डी का, तो n की वैल्यू मिल गई 66, कोई इशू नहीं है। तो अब सेकेंड वाला भी आप वैसे ही बना सकते हैं। चलिए सेकेंड में आते हैं। तो सेकेंड वाला सॉल्यूशन मल्टीपल ऑफ 7, तो 7 से स्टार्ट होगा 14 तक जाएगा, 21 लास्ट वाला टर्म ढूंढते हैं। अब लास्ट वाला टर्म कौन सा होगा 200 के पहले जो 7 से डिविजिबल है, हाँ, तो वो लास्ट वाला टर्म 196 होगा, 196, ठीक है। और अब 196 कौन सा टर्म है उसको चेकआउट करते हैं। a प्लस मतलब 7 प्लस n माइनस वन इंटू डी, डी भी 7 है, 196 से 7 गया तो 196 6 गया 190, 189, 189 को 7 से डिवाइड किया तो n माइनस वन, तो यहां से n माइनस वन इक्वल टू 27, तो n इक्वल टू 28 मिलेगा, n इक्वल टू 28। चेक कर लीजिए कैलकुलेशन में कोई भी एरर नहीं होना चाहिए, यस। और इसीलिए अब मैं क्या निकालता हूँ S28 निकालता हूँ। S28 मतलब 28/2 a प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है 7 है, लास्ट टर्म क्या है 196 है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आपको मिल जाएगा। तो S28 का आंसर आएगा 2842, ठीक है, ये आंसर हो गया S28 का। फाइन, तो फर्स्ट 2 क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर 3 और 4, इसके ऊपर अटेंशन पे करेंगे, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे आपको सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। सबसे पहली बात कि आप ये देखेंगे कि मल्टीपल ऑफ 3 एंड 7, तो यहाँ अगर आप नंबर को सर्च आउट करेंगे तो ये मल्टीपल ऑफ 3 में कुछ ऐसे भी नंबर्स है जो मल्टीपल्स ऑफ 7 है, जैसे 21 ऐसा नंबर है जो 3 से मल्टीपल है और 7 से भी मल्टीपल है। सेम यहाँ पर भी 21 ऐसा नंबर है जो 7 से भी मल्टीपल है और 3 से भी मल्टीपल है, करेक्ट है। तो इसका ये मतलब हो गया कि जब हम मल्टीपल ऑफ 3 एंड 7 की बात करेंगे तो एक्चुअली में मल्टीपल ऑफ 21 की बात करेंगे, इनके एलसीएम की। सो तीसरे क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, मल्टीपल ऑफ 3 and 7, that is LCM of 3 and 7, LCM of 3 and 7 that is 21। तो 21 का मल्टीपल्स LCM, हाँ ध्यान रखेंगे दूसरे क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो 21 से स्टार्ट होने वाली सीरीज 21 आ जाएगी, 42 आ जाएगी, लाइक दैट, ठीक है। और अब वो नंबर ढूंढते हैं जो 200 से स्मॉल है और 21 का मल्टीपल है, तो वो नंबर कौन सा होगा उसको चेकआउट करेंगे, तो वो 189 होगा, 189, ये 21 से मल्टीपल है। अब कोई इशू नहीं है, 189 कौन सा नंबर है उसको ढूंढ लेते हैं, 21 प्लस n माइनस वन इंटू 21। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू मिल जाएगी और n की वैल्यू आएगी 9, डायरेक्टली कर दिया मैंने, n की वैल्यू 9। तो देखिए वो जो आप बात कर रहे थे मल्टीपल ऑफ 3 एंड 7, मल्टीपल ऑफ 3 एंड 7 मतलब एलसीएम ऑफ 3 एंड 7 कितना हुआ 21। तो 21 का फर्स्ट टर्म स्टार्ट करते हुए कॉमन डिफरेंस 21 लेते हुए मुझे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है, ठीक है, फाइन। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ 9 आ गया, तो ओवरऑल में अब यहाँ से S9 निकाल लेगा, S9 हो जाएगा n/2 मतलब 9/2। फर्स्ट टर्म 21 है, लास्ट टर्म आपका 189 है, और फिर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और ये आंसर आता है 945, ठीक है, ओके 945 ये हो गया। नोट कर लीजिए इन सबको। फर्स्ट क्वेश्चन में कोई इशू नहीं है, सेकंड में भी कोई इशू नहीं है, इसमें मैंने एक्सप्लेन किया। और अब सबसे इंपॉर्टेंट मल्टीपल ऑफ 3 और 7 में आता हूं तो मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है, नोट कर लीजिए।
फाइन, पॉज कर लेना वीडियो को और नोट कर लेना। और अब आते हैं मेन पर, लास्ट वाला जो ऑप्शन है उसको देखते हैं। लास्ट वाले में आप क्या देखेंगे, बहुत केयरफुली करना है आपको। ये देखिए, ये 3 से मल्टीपल है, ये 7 से मल्टीपल है, और ये जो है वो 21 से मल्टीपल है। करेक्ट है कि नहीं? आ गई बात समझ में? तो मुझे 3 और 7 निकालना है। 3 और 7 निकालना है मतलब ये पूरा 3 भी आएगा, ये पूरा 7 भी आएगा। जब 3 आएगा तो 21 का मल्टीपल ऑलरेडी आ चुका है, और जब आप 7 के मल्टीपल्स लेते हैं तो फिर से वापस 21 का मल्टीपल आ चुका है। करेक्ट है? तो 21 का मल्टीपल 2 बार आ चुका है। गॉट द पॉइंट? यस। सो देयरफॉर आंसर ऑफ 4 इज इक्वल टू एस। अब इससे लिखो एस 66 मतलब सम ऑफ ऑल दोज नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 3 प्लस एस 28 मतलब सम ऑफ ऑल दोज नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 7 माइनस S9 मतलब मल्टीपल ऑफ ऑल दोज नंबर्स, सम ऑफ ऑल दोज नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 21। बस ये काम करना है। S66 कितना आया था, वैल्यू पुटअप कर दीजिए। S66 का वैल्यू है 6633, S28 का वैल्यू है 2842 और माइनस S9 का वैल्यू है 945। बस हो गया। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 8530। ठीक है, 8530। तो स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट जो 4th वाला मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको केयर करना पड़ता है। मैं आपके लिए एक होमवर्क मतलब पूरी तरह से सॉल्व नहीं करूंगा, क्वेश्चन लिख के देता हूं और उसको एक्सप्लेन करता हूं। आप उसको तुरंत वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चंस मैं अभी बता रहा हूं। फाइन, ओके। ये क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा था। अब इसमें आपको 3 सेट्स का कॉन्सेप्ट आएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या चीज को ध्यान रखना है वो देख लीजिए। क्वेश्चंस क्या है, द सम ऑफ द इंटीजर्स, सम की बात की है, एसएन की बात कर रहा है। इंटीजर्स लाइंग बिटवीन 1 and 100 बोथ इंक्लूसिव, 1 भी इंक्लूड है और 100 भी इंक्लूड है। ठीक है, एंड डिविजिबल बाय 3 और 5 और 7। अब यहाँ 3 और 5 और 7, तो सबसे पहले 3 के मल्टीपल्स में एसएन सर्च करेंगे या एपी बनाएंगे, फिर उनका सम करेंगे। और फिर इसीलिए ये जो मैं इसको क्या करता हूँ, जो 3 के मल्टीपल को S3 से रिप्रेजेंट करता हूँ, 5 के मल्टीपल्स को S5 से रिप्रेजेंट करता हूँ और इसको S7 से रिप्रेजेंट करता हूँ। S3 का मतलब समझे? S3 का मतलब सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस विच आर मल्टीपल ऑफ 3। सिमिलरली सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस विच आर मल्टीपल ऑफ 5 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 7। तो अब क्या हो जाएगा, S3 प्लस S5 प्लस S7 तो करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, 3 और 5 और 7, और माइनस करना पड़ेगा, इन दोनों का मल्टीपल आएगा तो S15, फिर इन दोनों का मल्टीपल आएगा S35, फिर S21। करेक्ट है कि नहीं? इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप प्लस करेंगे इनके अपना तीनों के जो एलसीएम आएगा उसके मल्टीपल्स का। तीनों का एलसीएम देखिए कितने आएगा, 15 × 7 105। ये काम करना पड़ेगा। यहाँ 105 आ गया तो इससे ये समझ में आया कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसे कोई भी नंबर्स नहीं है जो 105 के मल्टीपल्स में आएंगे, क्योंकि ये 1 से लेके 100 तक है, तो इसीलिए यहां तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी दूसरे क्वेश्चन में जरूरत पड़ी तो ये ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि A यूनियन B यूनियन C। ठीक है कि N ऑफ A प्लस N ऑफ B, इसको आप लिखते थे N ऑफ A, इसको आप लिखते थे N ऑफ B, इसको आप लिखते थे N ऑफ C माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B, इसको आप लिखते थे माइनस N ऑफ B इंटरसेक्शन C, इसको आप लिखते थे माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन C, और इसको आप लिखते थे प्लस
एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बस ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया है, लेकिन आपको क्या उसने प्रॉब्लम में फंसा दिया है कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट देखना 105 से डिविजिबल 1 और 100 के बीच में नहीं है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 हो गया। तो अब आप क्या करें, 3 6 ऐसे स्टार्ट करिए, 99 तक चले जाइए, S3 निकल जाएगा, फिर 5 10 ऐसे 100 तक चले जाइए, कोई इशू नहीं है। फिर 7 से आ जाएगा 7 21 ऐसे चले जाइए, 100 के पहले कौन सा नंबर है वो चेकआउट कर लीजिए। और फिर 15 से आ जाएंगे, 15 30 45 ऐसे चले जाइए, कहाँ तक चले जाते हैं, ठीक है। और फिर वैसे ही 35 वैसे ही 21, इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, फिर आंसर आ जाएगा आपका। तो आपके लिए मैं आंसर लिख देता हूँ, टोटल आंसर आएगा 2838। 2838। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए आराम से, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और इसका आंसर जरूर निकाल लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 सेट्स का जो कॉन्सेप्ट था ए यूनियन बी वाला और ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉन्सेप्ट, ये देखा, देखिए सेट थ्योरी कहाँ कहाँ नहीं आती है। अच्छा हो गया आपने सेट थ्योरी पढ़ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, और वो कौन सा कॉन्सेप्ट है वो बताता हूँ अभी मैं, कि द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द सीरीज इज, एस एन दिया हुआ है, एस एन है 2n² + 3n, इज दिस सीरीज एपी। अब ये एपी निकालना है, इस एपी है कि नहीं है वो देखना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस ये सीक्वेंस है कि नहीं है वो चेकआउट करना है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को चेकआउट करने के लिए Tn-1 एक कांस्टेंट टर्म आना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ n आना चाहिए, ये हम जानते हैं। तो दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे कि अगर Sn दिया हुआ है तो Tn कैसे निकालते हैं। Sn दिया हुआ है तो Tn निकालने के लिए Sn-1 में आ जाएंगे। Sn ये है तो जहां जहां n है वहां n-1 से रिप्लेस कर दीजिए, 3n-1, करेक्ट है। तो ये हो जाएगा बेटा 2, ये हो जाएगा n² - 2n + 1, ये 3n - 3, तो ये हो जाएगा 2n² - 4n + 2 + 3n - 3, दिस इज 2n² - n - 1। तो यहां से मुझे Tn मिल जाएगा। Tn का फार्मूला होता है Sn - Sn-1। ये फार्मूला आपने लास्ट वीडियोस में देखा होगा, जब आपने सेकंड वीडियो देखा था तो वहां आपने मैंने इसके बारे में बता दिया था, ठीक है ना, थर्ड वीडियो में, ठीक है। तब इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो 2n² + 3n, और यहां से माइनस करेंगे 2n² - n-1, तो ये तो कट गया, ये प्लस हो जाएगा, ये 4n हो गया +1, तो ये मिल गया बेटा Tn। Tn क्या मिला, 4n + 1, करेक्ट है। एक बार Tn मिल गया तो आप n को डिफरेंट वैल्यूज देख के आप टर्म्स निकाल सकते हैं, और फिर वो चेक करते हैं कि ये एपी है कि नहीं। हमको वैसा नहीं करना है, हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड Tn मिल गया तो Tn-1 निकाल लीजिए। हाँ जी, तो Tn-1 क्या होगा, T ऑफ n-1 हो जाएगा 4 × n-1 + 1, तो ये 4n - 4 + 1 मतलब 4n - 3। तो अब आप देखते हैं Tn - 1, Tn में है 4n + 1, और यहां से माइनस करेंगे 4n - 3, तो ये 4n कट जाएगा, 1 + 3 4 आ गया, कांस्टेंट आ गया। अगर ये कांस्टेंट आ गया है Tn - 1, तो ये क्लियरली शो करता है कि ये जो जनरल टर्म एक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस का दिया हुआ है Tn/4n + 1, या ये जो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला दिया है 2n² + 3n ऑफ दिस सीक्वेंस, तो ये जो सीक्वेंस है ये एक्चुअली में अरिथमेटिक सीक्वेंस है या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। आपको ये बात समझ में आई होगी। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड में इसके ऊपर बेस एक क्वेश्चन अभी देता हूँ स्ट्रेट, और फिर दूसरा क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा, करेक्ट है, प्लीज नोट इट। So check out this question, similar question. If the sum of n terms of AP is 2n + 3n², find its RF term. RF term मतलब आप जो जनरल टर्म निकालेंगे, अभी Sn दिया हुआ है तो Tn निकालेंगे, Tn में n को रिप्लेस कर देना, RF टर्म आ जाएगा। तो क्या दिया हुआ है Sn ये दिया हुआ है 2n + 3n²,
तो क्या निकालेंगे, s माइनस वन, जहां जहां एन है वहां वहां आप रिप्लेस कर दीजिए n माइनस वन से, फिर क्या मिलेगा, tn क्या मिलेगा, sn माइनस s माइनस वन। आप सिंप्लीफाई करेंगे तो अब आप क्या करो, इनको सिंप्लीफाई करना है, सेपरेट करना है, करेक्ट है, वो आप कर सकते हैं। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फाइनली 6n माइनस वन में आ जाएगा, 6n माइनस वन में आएगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ से टी आर मिल जाएगा। ये nth टर्म में, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि नोटेशन में कैसा डिफरेंस होता है। हाँ, आप nth टर्म को भी जनरल टर्म बोल सकते हैं, rth टर्म को भी जनरल टर्म बोल सकते हैं। तो जहां n है वहां पे r कर दीजिए, ये 6r माइनस वन, ये हो गया। और ये अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है तो इसको कैसे करना है, जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन हमने चेकआउट कर लिया, इसको नोट कर लिया, फिर मैं एक होमवर्क देता हूं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। फाइन, जस्ट नोट डाउन द नोट होमवर्क। चलिए नोट कर लीजिए इस होमवर्क को। कंसीडर अ सीरीज हुज सम टू एन टर्म, कंसीडर अ सीरीज हुज सम टू एन टर्म इज गिवन बाय Sn इक्वल टू एन क्यूब प्लस टू टू द पावर n प्लस वन। तो थोड़ा सा आपको क्यूब का फॉर्मूला कैलकुलेशन आएगा, a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, करेक्ट है कि नहीं, ठीक है साहब। and Tn represent its nth term, then the value of T5 minus T3, मतलब क्वेश्चंस में और कुछ नहीं करना है, आपने Sn दिया हुआ है, Sn से Sn माइनस वन निकालना है, जिसमें क्यूब का फार्मूला a माइनस बी का क्यूब या a प्लस बी का क्यूब का फार्मूला यूज करना पड़ेगा और वहां से Tn निकालना पड़ेगा। एक बार Tn निकल जाएगा तो T5 आ जाएगा, T3 आ जाएगा और फिर आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये ऑप्शन ए मिलेगा। तो इस क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए और इसको अटेम्प्ट कर लीजिए। इस लेक्चर के बाद में आप इसको नोट करने के बाद में अटेम्प्ट कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग और ये यहाँ से थोड़ा सा आपका लेवल, डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। और अब क्वेश्चन को देखिए, फाइंड द मैक्सिमम सम, फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ the AP, of the AP 40, 38, 36, 34 एंड सो ऑन। ठीक है, ये इतना ही क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलरेडी इसके जैसे क्वेश्चंस मैंने पिछले वीडियोस में करा दिया है, मतलब इसके पहले सेकंड वाले वीडियो में। तो अब आप देखेंगे तो ये एक डिक्रीजिंग एपी है। कौन सा एपी है? डिक्रीजिंग एपी, करेक्ट है। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा भी टर्म्स आएंगे जो नेगेटिव वैल्यूज रखेंगे। तो अब आपको मैक्सिमम सम की बात करना है। अगर मैक्सिमम सम की बात करना है तो मुझे वो सारे टर्म्स को ऐड करना पड़ेगा जिनमें पॉजिटिव वैल्यूज है, क्योंकि यहाँ पे फिर डिक्रीजिंग एपी होने के कारण से ये डिक्रीज होते चलेगा और एक टाइम ऐसे भी टर्म्स आएंगे जिसमें नेगेटिव वैल्यूज होंगी। तो इसका मतलब मेरे को फर्स्ट टर्म वापस से वो सर्च करना है जिसमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स को सर्च आउट करना है, जहां से फिर नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब आपको फिर से यही कॉन्सेप्ट यूज करना है, एन इज लेस देन जीरो। फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स को डिक्रीजिंग एपी में सर्च करने के लिए यही फंडा है। ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं लास्ट सेकेंड वीडियो में। गॉट द पॉइंट? ठीक है साहब, इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज लेस देन जीरो। ए तो यहाँ 40 है, एन माइनस वन और डी यहाँ पे माइनस टू है, लेस देन जीरो। 40 माइनस टू एन प्लस टू इज लेस देन जीरो। 42 माइनस टू एन इज लेस देन जीरो। 42 इज लेस देन टू एन। अब ये 42 लेस देन टू एन मैंने क्यों लिखा है? इनइक्वालिटी में मैं बता चुका हूँ कि एन एक नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है जो सिर्फ पॉजिटिव होगा। सो 2n एक पॉजिटिव नंबर है। तो अब क्या करेंगे, इनइक्वालिटी में दोनों साइड में 2n को ऐड कर देंगे, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इधर का 2n कैंसिल हो जाएगा और इधर ऐड किया 2n तो 2n आ गया। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बोलते हैं कि इस माइनस को इधर सब्ट्रैक्ट कर दो, वो गलत करते हैं हम लोग। जब आपको सारे रूल्स प्रॉपरली मालूम है तो आप उसको हैंडल कर सकते हैं उस वे में, लेकिन वैसे करने में ही अगर आपने बोर्ड लेवल पे पढ़ा है तो इसी कारण से फिर वहाँ कई प्रॉब्लम्स आ जाती है। अच्छा सर, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 21 इज लेस देन एन, यहाँ से n इज ग्रेटर देन 21। ठीक है, n ग्रेटर देन 21 मतलब जब n 21 से बड़ा होगा तो फिर आपके टर्म्स नेगेटिव में आना स्टार्ट हो जाएंगे, करेक्ट है। तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ तक है?
T1 है पॉजिटिव, T2 पॉजिटिव है, और 21 तक के आपके सारे टर्म्स ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज होगी। पॉजिटिव वैल्यूज में फिर नॉन नेगेटिव वाला टर्म भी हम बोल सकते हैं पॉजिटिव वैल्यूज होगी, और जीरो वाला भी हो सकता है। जैसे T21, इसको तो देख लीजिए, ये तो 40 आ गया। अब T21 की बात करता हूँ, T21 होगा a प्लस 20 इंटू डी, ए 40 है, 20 इंटू माइनस 40 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 0। तो इसीलिए ये आपका आ गया 0। और अब आप बात करेंगे S21 की, n/2 फर्स्ट इंटू लास्ट टर्म 21/2 40 प्लस 0, तो ये हो जाएगा 21/2 इंटू 40 दैट इज 21 इंटू 20 दैट इज 420। फाइनल आंसर आएगा 420। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। फाइनल आया 420। तो मैक्सिमम सम, ये मैक्सिमम होगा, दिस इज मैक्सिमम। व्हाई मैक्सिमम? बिकॉज इतने टर्म्स ऐसे हैं जो नेगेटिव वैल्यूज नहीं देते। अगर इसमें कोई नेगेटिव वैल्यूज को मैं ऐड करूंगा इस सम में, तो ये सम कम हो जाएगा, ये सम कम हो जाएगा, तो यही सम मैक्सिमम होगा। गॉट द पॉइंट? सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप इसको नोट कर लीजिए। और इसके लिए मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, वो होमवर्क को आप नोट करके सॉल्व कर लेना। फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द एपी। द मैक्सिमम वैल्यू of the sum of AP 50, 48, 46, 44 is, ऑप्शन भी दे दिया 648, दूसरा ऑप्शन दे दिया 450, तीसरा ऑप्शन दे दिया 558 और चौथा ऑप्शन दे दिया 650। ये ऑप्शंस है और ये क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए और फिर इसको सॉल्व करते रहना, ठीक है। तो सेम वे में आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, n इज लेस देन 0 से अटेम्प्ट करेंगे, सो दैट यू कैन सर्च आउट द फर्स्ट टर्म विच हैज द नेगेटिव वैल्यू। जिसमें नेगेटिव वैल्यू होगी वैसे फर्स्ट टर्म को सर्च आउट करना है, क्योंकि उसके बाद के जो भी टर्म्स है फिर तो नेगेटिव होना ही होना है। ये बात समझ में आ गई? तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये डी आएगा, स्टार्ट फ्रॉम an लेस देन 0 माय स्टूडेंट्स। यहां से आपको ये सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। नोट कर लिया आपने? ठीक है, नोट कर लीजिए। और फिर सेकंड क्वेश्चन को मैं चेकआउट करता हूं। फाइंड, अब सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ n, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ n, अंडरलाइन द लीस्ट वैल्यू। फिर इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, सच दैट 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 अप टू n टर्म्स is greater than equal to 500, is greater than equal to 500। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? हाँ जी, Sn की बात की है, इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आ ही गया है, करेक्ट है, ठीक है। तो यहां से ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ये सम की बात कर रहा है, तो Sn ग्रेटर देन इक्वल टू 500, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहां से n का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है साहब। अब इसमें हम वो a प्लस एल Sn इक्वल टू n/2 वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे और दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे कि n/2 इज 2a प्लस n-1 इंटू डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 500, ठीक है। बस हो गया। अब इनइक्वालिटी के जो कॉन्सेप्ट अभी तक के आप जानते हो उन सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई कर दीजिए, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये साहब n/2 हो गया, 2a की बात कर रहा है, मतलब ये देखिए 1 है तो ये 2 हो जाएगा n-1। अगर d की बात करें तो 3-1 2 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 500। n/2 2 प्लस 2n-2 ये कैंसिल हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 500। n/2
इंटू 2n ग्रेटर देन इक्वल टू 500, टू भी कैंसिल हो गया, n स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 500। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इसके बाद में जो मैं बताने वाला हूँ जो स्टेप है, ऑलरेडी अगर आपने मेरा मॉडुलस कॉन्सेप्ट का कोर्स देखा है, अगर आपने मॉडुलस कॉन्सेप्ट का कोर्स देखा है तो ये कॉन्सेप्ट भी कोई इशू नहीं है। एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 500, इसकी बात करेंगे, एन स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 500, तो इसका मतलब ये जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये एन मॉड में आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 500। ये स्टेप को नोट करिए। अगर आपने मॉडुलस कॉन्सेप्ट का कोर्स देखा है तो यहाँ कोई इश्यू नहीं है, तो ये मॉड एन में आ गया, तो मॉड ऑफ एन, मॉडुलस कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा जब भी हम एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो मॉड एन में आता है। कौन सा कॉन्सेप्ट है ये, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, अननोन क्वांटिटी में स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, बहुत डिस्कस किया है डिटेल्स में इसके बारे में मॉडुलस कॉन्सेप्ट में। आई होप दैट अगर वो कोर्स देखा है तो आपको कोई इशू नहीं है, अब तो 11th क्लास में किया ही है उसको, कोई इशू। तो मॉड ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू, इसकी बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 500 का स्क्वायर रूट, यस टेल मी, तो 500 का स्क्वायर रूट इज 10 इंटू रूट 5। अब यहाँ से मॉडुलस कॉन्सेप्ट आ जाता है, मॉडुलस इनइक्वालिटी, यहाँ से अब दूसरी कॉन्सेप्ट आ जाती है मॉडुलस इनइक्वालिटी, वो भी देखा है आपने। तो यहाँ से n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 रूट 5 और n इज लेस देन इक्वल टू -10 रूट 5। अब ये तो केस रिजेक्ट हो जाएगा, ये केस रिजेक्ट क्या होगा ये भी मालूम है, क्योंकि n ये नेगेटिव नंबर से छोटा नहीं हो सकता ना, क्योंकि n तो हमेशा पॉजिटिव आने वाला है, क्योंकि हम सीक्वेंस एंड सीरीज में, सीक्वेंस एंड सीरीज में मैंने बोला था कि सीक्वेंस फंक्शन है नेचुरल नंबर से रियल नंबर तक या कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो नेचुरल नंबर की जो वैल्यूज है 1 2 3 4 वो एक्चुअली में इनपुट हो जाती है, जिसको हम टर्म्स बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन। सो n हैज टू बी ऑलवेज पॉजिटिव नेचुरल नंबर। तो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से छोटे होने की बात कर रहा है कि पॉसिबल नहीं है, ये किस रिजेक्ट हो गया। ये दोनों कॉन्सेप्ट मॉडुलस इनइक्वालिटी से है, तो सो देयरफॉर n हैज टू बी ग्रेटर देन 10 इंटू रूट 5। गॉट द पॉइंट? ओके, सो फाइंड, तो इसको सॉल्व करते हैं। n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 इंटू रूट 5। अगर रूट 5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोले तो मैंने इतना लिख लिया, 2.4 ले लिया, ठीक है। तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40। ये यहाँ पे आप वैल्यू एग्जैक्टली कैलकुलेट करेंगे, रूट 5 की वैल्यू कितनी आती है, तो रूट 5 की वैल्यू 2 से ज़्यादा होगी, लेकिन एग्जैक्टली कितनी होगी वो चेक करेंगे। तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 22 पॉइंट समथिंग आएगी, 22 पॉइंट समथिंग, सो n इक्वल टू 23, ये आंसर होगा, n इक्वल टू 23। अब आप क्या करो, रूट 5 का वैल्यू यहाँ पे अटका दिया, लास्ट स्टेप में आपको अटका दिया, रूट 5 की वैल्यूज कितनी रखनी है, तो आप कैलकुलेट करेंगे, आपको याद नहीं होती तो आप 23 और 24 में एरर करेंगे, 23 एंड 24 में। हो सकता है मैं खुद ही एरर कर दूं ये जिस आंसर को देख के कि 23 की जगह 24 आए, चेकआउट कर लेना। रूट 5 को मल्टीप्लाई करिए, डेसिमल के बाद 2 नंबर तक के आपने जाना है, फिर मल्टीप्लाई कर देना है, तो उससे एग्जैक्टली 23 होगा यहाँ, तो 24 आ जाएगा, 22 होगा तो 23 आएगा, करेक्ट है। चेक इट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते, नोट कर लीजिए। अब इस क्वेश्चन को चेक कर लिए, ये क्वेश्चन एक्चुअली में बाइनोमियल थ्योरम में भी हम उसके कॉन्सेप्ट से यूज करते हैं, लेकिन बहुत जनरल सा फंडा अगर आप लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन का तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ये क्या बोलता है, द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 49 इन द प्रोडक्ट, ठीक है, कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं। एक्चुअली में बाइनोमियल थ्योरम जो आप आगे पढ़ने वाले हैं उसमें ये बहुत दूसरे तरीके से बताया, लेकिन एक नॉर्मल सा लोअर क्लास का फंडामेंटल लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन का तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब आप देखिए कि ये 1 है, ये 3 है, ये 99 है, 1 3 99 की बात करेंगे तो ये टोटल 50 टर्म्स मिलेंगे। टोटल कितने टर्म्स मिलेंगे? 50 टर्म्स, करेक्ट है कि नहीं? हाँ, इतनी बात हो गई। ये टर्म्स का सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट आ गया, तो 50 टर्म्स है, तो अगर ये x-1 को मैंने छोड़ दिया तो इधर जो भी टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे, टोटल नंबर ऑफ 49 टर्म्स होंगे जिनको मुझे मल्टीप्लाई करना है x-1 से। गॉट द पॉइंट? x-1 को मल्टीप्लाई करना है इधर 49 1 टर्म से,
तो देखो 49 टर्म्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये लीनियर है, तो डेफिनेटली वहां पे x की पावर 49 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? करेक्ट। x की पावर 49 के बाद फिर डिक्रीज होते चलेंगे, वो एक अलग मैटर है। तो ये x की पावर 49 को जब आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल गिव -1 एज कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 49। लेकिन अब x-1 को छोड़ दीजिए, अब x-3 को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर जो 49 टर्म्स है, तो आपको अब जो ये -3 है, तो -3 एज कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 49। तो ये प्रोसेस चलते जाएगा, -1 आएगा, -3 आएगा, -5 आएगा और लास्ट में -99 आएगा। तो यहाँ x की पावर 49 एक बार कोएफिशिएंट -1 है, x की पावर 49 एक बार कोएफिशिएंट -3 है, सबको ऐड करते चले जाइए, तो फिर फाइनल x की पावर 49 आ जाएगा, जिसका कोएफिशिएंट हमको मिल जाएगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सो द आंसर क्या आ जाएगा? -1 प्लस -3 प्लस -5 प्लस अप टू दी -99। गॉट द पॉइंट? तो ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू दी 99। तो इसको कैलकुलेट तो अभी आप SN का फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो n/2 मतलब 50/2। हाँ, फर्स्ट टर्म 1 है और लास्ट टर्म 99 है। करेक्ट, टोटल टर्म 50 है, तो कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे आ गया बेटा 25 इंटू ये 100 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर -2500, ये आंसर होगा -2500। करेक्ट है? गॉट द पॉइंट? तो देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, कोई इश्यू नहीं है। सबसे पहली बार टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 50 टर्म्स है और सबके लीनियर है, प्रोडक्ट लीनियर है, तो इसका मतलब x-1 के बाद अगर ये बाकी टर्म्स देखें तो 49 टर्म्स हैं, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ x की पावर 49 होगा। उस x की पावर 49 जिसका कोएफिशिएंट सिर्फ 1 है, उसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 वहाँ कोएफिशिएंट आ गया। अब अगर x-3 की बात करेंगे तो फिर उसको रिमेनिंग 49 टर्म्स से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसमें एक x की पावर 49 भी होगा। करेक्ट है कि नहीं? और फिर इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये एक तरीका है, इसको सिंपल वे में हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते, नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए, ये आपके बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, पर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ है। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP, 2 AP की बात कर रहा है, आर इन द रेशो, ये रेशो दिया हुआ है। अब n टर्म्स दोनों को देख लीजिए, दोनों APs में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही है, बस इतनी ही बात कॉमन है कि दोनों APs में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है और उनका दोनों का SN का रेशो दिया हुआ है। सो ये रेशो दिया हुआ है, फाइंड द रेशो ऑफ देयर 24th टर्म। ठीक है, बस अब एक ही चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे दी हुई है कि दोनों एपीज में सेम नंबर ऑफ टर्म्स है। तो 2 डिफरेंट एपीज है, नहीं दिया हुआ है तो मान लेते हैं a प्लस डी लाइक दैट, a प्लस n-1 इंटू डी, ये एपी नंबर 1 हो जाएगा। और एक काम करो, a डैश प्लस डी डैश ए डैश, एन दोनों में सेम है तो एन तो एन ही रहेगा, डी डैश, ये दो मैंने एपीज बना लिया, दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया, उनके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को डिफरेंट लेके, लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन है, इसीलिए एन को एन डैश नहीं लिखना है। करेक्ट है, सेम नंबर ऑफ टर्म्स है, बस ये है कि दोनों एपीज में ए अलग है और डी अलग है, तो इसको मैंने ए और डी से लिया, यहाँ ए डैश, ये ए डैश है माय डियर स्टूडेंट्स, ए डैश। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो SN होगा ना, उसको मैं ऐसे लिख देता हूं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और इसका जो SN है वो SN डैश लिख देता हूं, SN डैश। ठीक है, ये डैश n के लिए नहीं है, इसके लिए S डैश। गॉट द पॉइंट? यस। तो ये भी n/2 हो गया, ये अब 2a डैश हो जाएगा प्लस n-1 इंटू डी डैश हो जाएगा, और इनका ये रेशियो, तो ये तो कैंसिल हो गया बेटा। ठीक है, और ये रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 3n-13 डिवाइडेड बाई 5n प्लस 21। अब आगे इसको कैसे करें?
तो ये रेशियो जो है वो इसके बराबर है। अब आप देखेंगे कि मुझे रेशियो ऑफ द 24th टर्म निकालना है, तो टर्म्स की बात कर रहा है तो टीएन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। टीएन का फॉर्मूला यूज करेंगे तो टीएन तो ये होता है a प्लस एन माइनस वन टू डी, तो टर्म्स निकल जाएगा। तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी करेक्ट है, कोई इशू नहीं है, बस यहाँ 2 का प्रॉब्लम है, वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टीएन लाना है, यहाँ 2 है तो 2 दोनों में से कॉमन ले लीजिए। तो 2 दोनों में से कॉमन लेंगे, कैंसिल करेंगे तो यहाँ बचेगा a, 2 कॉमन लिया, यहाँ बचेगा n माइनस वन और डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए d, यहाँ बचेगा a डैश n माइनस वन बाई टू इंटू डी डैश इक्वल टू 3n माइनस 13 5n प्लस 21। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था, यहाँ से 2 कॉमन लेने का, ठीक है, 2 कॉमन लेने का ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था, राइट। अब आप देखिए ये a प्लस एन माइनस वन इंटू डी का फॉर्मूला आ गया, इसको 24th टर्म होना है, इसको 24th टर्म होना है, इसका मतलब ये n माइनस वन बाई टू इसको 23 होना चाहिए, इसको 23 होना चाहिए, बस हो गया, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स n माइनस वन बाई टू हैज टू बी 23 सो दैट दिस बिकम द 24th टर्म, दिस बिकम द 24th टर्म, एंड यहाँ से आप n माइनस वन इक्वल टू 46 करेक्ट है कि नहीं, हाँ, तो यहाँ से n क्या आ जाएगा 47, तो n का वैल्यू 47 आ गया है। तो जब n 47 होंगे तो ये T24 बनेगा और ये T24 बनेगा, करेक्ट है। और फिर आप इसको ये रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक। देखिए n माइनस वन बाई टू, ठीक है, n माइनस वन बाई टू हैज टू बी 24 टर्म की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा 46 और ये हो जाएगा n माइनस वन इक्वल टू 46 है तो n इक्वल टू 47, तो n इक्वल टू 47 है तो T24 T डैश 24 ये डायरेक्टली यहाँ पे 3n माइनस 13 अपॉन 5n प्लस 21, n को अपने क्या लिखना है, n की वैल्यू 47, n की वैल्यू 47 हो गया। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए और आंसर निकाल लीजिए, ठीक है, ये रेशो आ जाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए, फाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको एसएन के फॉर्मूलाज कैसे डेवलप किया हमने रिवर्सिंग टेक्निक से और सीरीज के कॉन्सेप्ट से, उसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम्स आज हमने डिस्कस किया है, करेक्ट है। आई होप दैट आपको सारे प्रॉब्लम्स क्लियर हुए होंगे, ठीक है, थैंक यू।